मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहाँ आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियाँ बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है, लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई। माँ, मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है। मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है। अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो।
नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूँ मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी तो वो मानो चिड़िया से कहती है, चीची माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है? जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए। क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आई हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक। मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के एक जोरदार पंख मारता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तेरी माँ ठीक ही कहती है कि तू कोई काम भी ढंग से नहीं करती। तू बस घर के काम करने पर ध्यान दे। ये सुनकर मानो चिड़िया रोने लगती है। ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। चिड़िया की सौतेली माँ और बहन देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। उसी जंगल में एक अमीर चंदू चिड़े का परिवार भी रहता था, लेकिन वो उस जंगल में मामूली से घर में रहते थे। जंगल में किसी को भी नहीं मालूम था कि वो बहुत अमीर पक्षी हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस विदेश के जंगल में था। शाम के समय मानो चिड़िया अकेली नदी पर बैठी चित्र बना रही थी। वहीं पेड़ के पास चंदू चिड़ा खड़ा होता है और वो मानो चिड़िया को देख रहा होता है। ये चिड़िया कितनी सुंदर है, हमेशा यहीं आती है और यहीं बैठकर चित्र बनाती है। लेकिन क्यों इतनी सुनसान जगह पर भला कौन अकेला बैठता है? लगता है इसके जीवन में बहुत दुख है। कभी कभी तो मैं इसे चुपचाप रोते हुए भी देखा है। ऐसा क्यों होगा? तभी चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के पास आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस आपके चित्र देख रहा था। क्या क्या सच में? हाँ, आपके चित्र तो बहुत सुंदर हैं। क्या सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं। फिर मानो चिड़िया कर देती। यहाँ पर इस बेकार नौकरानी चिड़िया को भेजने की क्या जरूरत थी? बेटी अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत। मीना बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह सुबह खाली पेट जाएंगी क्या? कम से कम मम्मा चाय तो पी कर जाएं। मीना, तुम्हारी चाय के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ जाएगा और फिर सारी की सारी मछलियाँ नदी के भीतर चली जाएंगी। अगर मछलियाँ नहीं मिली तो बाजार में क्या बेचने जाऊंगी? तभी मानो चिड़िया की बेटी रसोई से चाय लेकर आती है। मामा इतनी भी क्या जल्दी है? जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। ये लीजिए चाय पी लीजिए, जब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आहा मीना, अब तुमसे भला कौन जीत सकता है? फिर मानो चिड़िया चाय पीती है और अपना मछलियों का जाल उठाकर अपने घर से निकलती है। नदी पर मानो चिड़िया का दोस्त कबूतर भी इंतजार कर रहा था। मानो बहन, कहाँ रह गई थी तुम? देखो तो सूरज सर पर चढ़ आया है। अरे कबूतर भैया, क्या करती? तुम्हें तो पता है मीना का, वो मुझे बिना नाश्ते के आने नहीं देती।
ठीक है मानो बहन, चलो अब जल्दी से जाल फेंकते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर नदी में जाल फेंकते हैं। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनके जाल में एक भी मछली। जंगल के बीचों बीच बादल कव्वे और बिजली कव्वे का होटल था, मगर उनके खाने में जरा भी स्वाद नहीं होता था। छी छी कव्वो, कितना बकवास खाना है। ऐसा बकवास खाना खाने से अच्छा था कि मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेता। अरे ओए मोटी चूंच वाले, खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। बिजली कव्वे, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, इसकी जगह अगर खाना बनाना सीख लेती तो आज शायद तुम्हारे काम आ जाता। फिर चीकू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बिजली, सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं, अब जाकर एक तोता आया था तो वो भी खाए बिना ही चला गया। बादल जी तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। वो है ना मानो चिड़िया, उसे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ। फिर बिजली कव्वे मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि मेरे होटल पर काम करने लग जाओ। उन दिनों चिड़िया के पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी थी। हाँ बिजली बहन, आपको तो पता है कि मुझे कितने स्वादिष्ट खाने बनाने आते हैं। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके होटल पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक होटल को अच्छे से संभालना है। मैं तुम्हें महीने की आखिर में अच्छी पगार दूंगी। ठीक है बिजली बहन, मैं सुबह आ जाऊंगी आपके होटल पर। अगली सुबह होते ही मानो चिड़िया बिजली और बादल के होटल पर जाती है और चिड़िया भोजन तैयार करने लगती है। आज वो दाल चावल बना रही थी। बिजली बहन देखना, जो भी पक्षी आएगा आज अपने पंख ही झाड़ता रह जाएगा। चिड़िया, अगर हमारा होटल अच्छे से चलने लगा तो मैं तुझे आधा हिस्सा दूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया उसे दाल चावल देती है। ये तो बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के दाल चावल हैं। कौन कहता है कि इस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता? मेरा तो ये दाल चावल खाकर मन ही नहीं भर रहा। मैं बताऊंगा, मैं इस जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वो स्वादिष्ट दाल चावल खाकर कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कबूतर जाते ही बाकी पक्षियों को भी बताता है, इसलिए 2-3 पक्षी कौवों के होटल पर भोजन खाने आते हैं। उन सब पक्षियों को भी चिड़िया दाल चावल देती है। वो सब पक्षी मजे से दाल चावल खा रहे थे। शाम हो जाती है। चिड़िया के बनाए हुए दाल चावल सारे ही खत्म हो चुके थे। देखा बिजली बहन और बादल भैया, आज मेरे दाल चावल की वजह से आपके होटल पर कितनी भीड़ थी, और आज तो हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ ठीक है चिड़िया, जाओ अब जल्दी से सारे गंदे बर्तन धो, फिर ही जाना घर। उन सारे गंदे बर्तनों को चिड़िया एक एक करके धो रही थी कि तभी एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बिजली कव्वे गुस्से में आती है और चिड़िया को 2 पंख मारती है। अरे अंधी हो गई हो चिड़िया, मेरा नुकसान कर दिया है, क्या देखकर नहीं धो सकती बर्तन? बिजली बहन, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है ये सब। और हाँ, मैं यहाँ काम करने आई थी। ऐसे काम करने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही भली। मानो चिड़िया काम छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। बिजली, ये तुमने क्या कर दिया? आज चिड़िया की वजह से ही तो हमारे होटल में कितनी भीड़ थी, और तुमने तो चिड़िया को आज काम से ही निकाल दिया। मैंने कब निकाला है उस चिड़िया को, वो खुद गई है छोड़कर। बादल जी, आपको तो पता है जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती। मम्मा, वो कव्वे आंटी तो बहुत बुरी निकली। एक गिलास टूट जाने की वजह से उन्होंने आपको मारा। हाँ मीना बेटी, तभी तो मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ नहीं। मम्मा, तो अब आप क्या करेंगी? बच्चों, मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं अपने ही दाल चावल का एक ढाबा शुरू करूँगी। मेरे दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। देखना, मेरा कारोबार जल्द ही चल जाएगा। मम्मा, आप अपना ढाबा शुरू करें, मैं और भैया आपका बहुत साथ देंगे। अगले दिन मानो चिड़िया बुलबुल से ढाबा किराए पर ले लेती है और वहाँ अपने दाल चावल का कारोबार शुरू करती है।
मम्मा, हम कितनी देर से बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। बेटा, अभी किसी को पता थोड़ी ना है कि हमने दाल चावल का कारोबार शुरू किया है। जब एक पक्षी दाल चावल खाकर जाएगा तभी तो वो बाकी पक्षियों को लेकर आएगा। मम्मा, तो हम बताएंगे। मैं और भैया जाकर पूरे जंगल में बताते हैं। फिर वो दोनों बहन भाई पूरे जंगल में आवाजें लगाते हैं। जिसने भी दाल चावल खाने हो वो मेरी मम्मा के ढाबे पर आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट दाल चावल है हमारे। जो एक बार खाएगा वो पंख चाटता रह जाएगा। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया बहन, जल्दी से दे दो अब दाल चावल, मुझसे और रहा नहीं जाता। ऐसे मानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है। वहीं कौवा और कवि बैठे फिर से मक्खियाँ मार रहे थे और मानो चिड़िया को देखकर चले जा रहे थे। बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम चिड़िया को डांटती और ना वो छोड़कर जाती। देखो, अब हमारा होटल बंद हो गया है। बादल जी, मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया के पास जाकर हमें बर्तन ही धोने पड़ेंगे। बिजली, मेरी सहेली है ना नीली जी, उसके पति की मौत हो गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। नीली जी ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब वो हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाऊंगा तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन ले आया करूंगा, ताकि नीली जी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जाए। क्यों बादल जी, ये नीली जी वही है ना जो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी? सुन लो, तुम उसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। बिजली, तुम ही तो कहती थी कि मानो चिड़िया की तरह हमें भी दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, और अब तुम खुद ही मना कर रही हो। तुम जो भी कहो, मैं तो नीली जी की जरूर मदद करूँगा। बादल कौवे की बात सुनकर बिजली कौवी बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। जुगनू बेटा, कल ही मैंने सपने में देखा था कि उस नीली कौवी ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली है और आज ये नीली कौवी हमारे जंगल में भी आ गई है। तुम घर पर ही बैठो जुगनू, मुझे तुम्हारे पापा पर नजर रखनी होगी। फिर बिजली कौवी भी छुपके बादल कौवे के पीछे चली जाती है। नीली जी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा, तुम चिंता ना करना। बादल यार, तुम कब तक नीली कौवी को भोजन लाकर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली कौवी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी कौवे से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती कौवा नहीं है जिससे मैं शादी करूं। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती कौवा हूँ। मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उसे बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली कौवी से। खिड़की में बैठी बिजली कौवी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर जल जाती है और वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ। अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली कौवी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली कौवी हूँ, इसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली कौवी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली बहन, आपके लिए बहुत सुंदर कौवा ढूंढा है चिड़िया ने। हाँ नीली बहन, भोला कौवा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली कौवी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भोला कौवा की जगह बादल कौवा सुनती है। मेरा शक सही निकला, ये बादल कौवा दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर बिजली कौवी अपने दो भाइयों के पास चली जाती है। बड़े और छोटे भाई, मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। मेरा और मेरे जुगनू का क्या होगा?
बादल कौवा नीली कौवी से शादी करके मुझे अपने घोंसले से भी निकाल देगा। ये तुम क्या कह रही हो बहना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करे और मेरी बहन को घोंसले से निकाले? तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस कौवे को नहीं छोड़ेंगे। भैया, बस बादल को नहीं, उस नीली कौवी को भी सबक सिखाना है, ताकि आइंदा वो कभी दूसरे कौवे से शादी करने का ना सोचे। और फिर बिजली कौवी अपने दोनों भाइयों को लेकर बादल कौवे के पास जाती है। अरे ओए कौवे, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी के दोनों भाई कौवे को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और फिर बिजली कौवी का एक भाई नीली कौवी के घोंसले से उसका अंडा उठा लेता है और वो दोनों अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और उसका भाई बादल कौवे के पास आते हैं। अरे ये क्या? ये तो नीली जी का अंडा है। बिजली, ये तुम्हारा भाई नीली जी के अंडे के साथ क्या कर रहा है? तुम्हारे भाइयों ने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? बादल जी, अब इतने मासूम ना बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे छोड़कर नीली कौवी से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, मेरे दोनों भाई अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नीली कौवी, मानो चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बिजली बहन, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मुझे सब पता है, तुम भी बादल के साथ मिली हुई हो। अरे बिजली बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? बादल भैया तो मेरे भैया जैसे हैं। हाँ बिजली, नीली जी बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली, अगर बादल तुम्हारा भाई है तो तोता तुमसे क्यों कह रहा था कि शादी के बाद बादल तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे बिजली कौवी, मैंने बादल कौवे का नहीं बल्कि भोला कौवे का कहा था। हो सकता है तुमने नाम सुनने में गलती की हो। क्या इसका मतलब नीली कौवी की शादी भोले कौवे से हो रही है? हाँ बिजली बहन, मैंने ही नीली बहन का रिश्ता देखा है और तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी जो नीली कौवी का अंडा अपने भाइयों से तुड़वा रही थी। बिजली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। आज मुझसे एक मासूम कौवी का अंडा टूट जाता। फिर बिजली कौवी के दोनों भाई गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो बादल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मैं तुमसे बहुत नाराज। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहाँ मानो चिड़िया एक गरीब किसान पक्षी की बेटी थी, वहीं चंदू चिड़ा जंगल के अमीर ठेकेदार पक्षी का बेटा था। जैसे ही चंदू के पिता को ये सब पता चलता है तो वो अपने बेटे से कहता है, चंदू, तू मेरा इकलौता बेटा था और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। मैंने तो सोचा था कि दूसरे जंगल की अमीर चिड़िया से शादी करेगा और उसके बाद मेरा बिजनेस और भी बढ़ जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। पापा, मैं मानो से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। सुन ले चंदू, तुझे ना ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा और ना ही मेरा साथ। फिर चंदू चिड़ा अपने पिता का घर छोड़ देता है। चंदू चिड़ा मानो चिड़िया से शादी कर लेता है और वो दोनों एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। चंदू चिड़ा अब दिन रात मेहनत करने लगता है। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। ऐसे ही एक दिन जब चंदू चिड़ा लकड़ियाँ काट कर बाजार बेचने गया हुआ था तो एक बूढ़ी कौवी मानो चिड़िया के दरवाजे पर आकर कहती है, बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दे, तेरा भला होगा। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पानी पीकर ही गुजारा कर लूंगी। मानो चिड़िया को बूढ़ी कौवी पर दया आती है। आप तो मेरी माँ के समान हैं, आप अंदर चलिए, मैं आपको भोजन भी देती हूँ और पानी भी। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी कौवी को भोजन लाकर देती है। बूढ़ी कौवी वो भोजन खा लेती है। बेटी, ये तो तुमने बहुत कर दिया, मुझ जैसी बूढ़ी लाचार की तुमने मदद की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तू, तेरा पति और तेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे। मानो चिड़िया ये बात सुनकर हैरान होती है। माँ जी, आपके आशीर्वाद का धन्यवाद, लेकिन मेरी तो अभी कोई संतान नहीं है।
मैं और मेरे पति ही इस छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। बेटी, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मुझे सब पता है। तू गर्भवती है, बस तू अपने और अपने बच्चों का ध्यान पूरी तरह से रखना। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तुझे पूरे 7 बच्चे होंगे। अच्छा बेटी, थोड़ा सा और पानी देना। मानो चिड़िया को बूढ़ी कपी की बात समझ नहीं आती और वो रसोई से पानी लेने चली जाती है। जब वो पानी लेकर वापस आती है तो वहाँ वो बूढ़ी कपी नहीं थी। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई और वो क्या कह रही थी? शाम को चंदू चिड़िया जब घर आता है तो मानो चिड़िया उसे सारी बात बताती है। मानो तुम किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेती हो। तुम गर्भवती हो, ये तो कोई भी तुम्हें बता देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम 7 जुड़वा बच्चों को जन्म दोगी, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मानो चिड़िया 7 अंडे देती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। उनकी पड़ोसन बिजली कपी जब मानो चिड़िया को देखने आती है तो 7 बच्चों को देखकर हैरान होती है। चंदू, तू तो पहले ही अपनी पत्नी और अपना बहुत मुश्किल से गुजारा करता है। अब ये 7 बच्चों को कैसे पालेगा? ये ऊपर वाले ने तुम पर तो जुल्म कर दिया है। ऐसा मत कहिए बिजली बहन, बच्चे तो ऊपर वाले का रूप होते हैं। मेरे बच्चे अपने साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आए होंगे। मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा। मानो चिड़िया भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाले पति मिले हैं, जो हमेशा मेरा साथ देने को तैयार हैं। अब मानो चिड़िया अपने 7 बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती। दूसरी ओर चंदू चिड़ा दिन रात लकड़ियाँ काटता और पहले से दुगनी मेहनत करता था। ऐसे ही समय बीत जाता है। मानो चिड़िया के बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं। वो उड़ने लगते हैं। मम्मा, सभी पक्षियों के दादा दादी हैं, हमारे दादा दादी कहाँ हैं? तभी मानो चिड़िया की छोटी बेटी बोलती है, हमारे दादा गंदे हैं, हमारी मम्मा और पापा दोनों को पसंद नहीं करते और वो हमें भी पसंद नहीं करते, तभी तो वो हमारे पास नहीं आते। ये सुनते ही मानो चिड़िया अपने बच्चों को डांटती है और उन्हें कहती है, बच्चों, ऐसी बात नहीं करते। आपके दादाजी हमसे नाराज जरूर हैं, लेकिन वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन चिड़िया के बच्चे बाहर खेल रहे थे। भैया, वो देखो, नदी के पास कोई पानी में डूब रहा है। हाँ बहना, तुम सच कह रही हो। चलो सब मिलकर उसे निकालते हैं। वो 7 बच्चे नदी पर जाते हैं और उस डूबते हुए चिड़े को बचाते हैं। अंकल, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे पानी से निकाल दिया। पानी पीते हुए मेरा पाँव फिसल गया था और मैं नदी में गिर गया। अगर तुम सब ना आते तो आज मैं मर जाता। बच्चों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं मिलकर उन्हें भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंकल, मेरे पापा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं। वो तो बाजार लकड़ियाँ बेचने गए होंगे। और मम्मा सारा दिन दूसरों के घरों में काम करती हैं और कपड़े भी सिलाई करती हैं। बच्चों, ऐसा क्यों है? आपके पिता पढ़े लिखे नहीं हैं? अंकल, मेरे पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो विदेश के जंगल में जाकर नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पिता इसी जंगल में रहते हैं। वो बीमार हैं, इसलिए मेरे पिता भी चाहते हैं कि वो इसी गांव में ही रहे। अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अंकल, मेरे पिता का नाम चंदू है। अपने बेटे का नाम सुनते ही उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। फिर उसे पता चलता है जो 7 बच्चे उसके सामने खड़े थे वो कोई और नहीं बल्कि उसी के पोते पोतियां हैं। बच्चों, मुझे अपने घर ले जाओ। फिर मानो चिड़िया के बच्चे अपने दादा को लेकर घर आते हैं। पिताजी, आप इतने सालों बाद आपको हमारी याद कैसे आ गई? लेकिन मुझे पूरा विश्वास था अगर मैं इसी जंगल में रहूंगा तो आप मुझे मिलने कभी ना कभी जरूर आएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ।
फिर चंदू का पिता अपने बेटे, बहू और सारे बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। मानो चिड़िया और बिजली कभी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा 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 हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊं। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला, अब मैं कभी भी कोई गर्म चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गर्म चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कवि ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कभी वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कभी के पीछे पीछे जाती है। बिजली कभी छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार बिजली कभी का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कभी की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कभी चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कभी को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कभी, आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना।
वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली कभी अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है। बिजली बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं।